स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं और प्रशांत जैन से मैं बात करूंगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब प्रशांत जैन HDFC म्यूचुअल फंड से रिटायर हुए थे, उसके बाद मैंने नीलेश शाह से पूछा था प्रशांत जैन के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि प्रशांत भाई जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रशांत जैन की जो एग्ज़िट है वो डोनाल्ड ब्रैडमैन से भी बेटर रही है। तो प्रशांत जी ने 1991 में IIM बैंगलोर से ग्रेजुएट करने के बाद SBI कैप्स में अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद SBI म्यूचुअल फंड में रहे वो, और 1991 की बड़ी तेज़ी देखी, 1992 की बड़ी क्रैश देखी, और उसके बाद उन्होंने 1993 में 20th सेंचुरी म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया, जहाँ पर सेंचुरियन प्रूडेंस फंड, जिसका नाम HDFC प्रूडेंस फंड, और फाइनली HDFC बैलेंस फंड, जिसमें उन्होंने 27 साल तक ओवरसी किया। और भारत के पहले फंड मैनेजर और इकलौते फंड मैनेजर जिन्होंने 1 लाख करोड़ का AUM हैंडल किया। प्रशांत जी, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि अब आप म्यूचुअल फंड से रिटायर होकर अपना खुद का एक जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप? नहीं, अच्छा फील कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से इसलिए कि जब मैंने फ़ंड छोड़ा तो उसमें परफॉर्मेंस एक बहुत अच्छा था। हाँ। और मुझे सेटिस्फैक्शन है कि जिसने भी उस फंड में इन्वेस्ट किया और वो उसमें रहे फंड के साथ, तो वो एक अच्छा रिटर्न दे के गए। तो देयरफॉर आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। ओके, तो अभी ये जो आपने सेटअप किया है 3P, इसका क्या मायने है, और ये 3 P's जो हैं ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? नहीं, 3 P's स्टैंड फॉर प्रूडेंस, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। तो आइडिया ये है कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसको प्रूडेंटली इन्वेस्ट करना है, कि उसको अच्छी कंपनी खरीदनी है, सही दाम पे खरीदनी है। इन्वेस्टर को पेशेंस रखनी है बाज़ार के साथ, कंपनीज़ के साथ। और अगर हम अच्छी कंपनी खरीदेंगे, अधिक दाम पे नहीं खरीदेंगे, डाइवर्सिफाइड रहेंगे और पेशेंट रहेंगे, तो इक्विटीज़ में रिटर्न आने की पूरी संभावना है। और वही परफॉर्मेंस, इसी के लिए तीसरा वर्ड है। ठीक है, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के बाद भी क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी उसका ने बेनिफिट देखा है। पिछले साल भी ज़बरदस्त रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड से आए हैं। प्रशांत जी, उसमें एक जो आपके साथ एक सिनोनिम बन गया था वो था PSU बैंकों में इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप, मुझे याद है हमने इस बारे में काफ़ी बात भी की थी पहले। आप शायद पहले थे उसमें, और काफ़ी आपने उसमें पेन भी देखा, उसकी वजह से आपने अंडर परफॉर्मेंस भी देखी, लेकिन जब उसकी वजह से कैचअप आया तो वो ज़बरदस्त आया। आज की डेट में आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब वो क्या एक क्राउडेड ट्रेड बन गई है? अब अगर कोई है उसमें तो उसको दूसरे ऑप्शन देखने चाहिए? मेरे ख्याल से वो एक सामान्य इन्वेस्टमेंट हो गया है। जो उसमें बड़ा अंडर वैल्यूएशन था, अब वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और आने वाले समय में मोटे तौर पे कहा जाए तो जितना बिज़नेस में ग्रोथ है उतने हम रिटर्न की उसमें उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो कैचअप फेज था वो मेरी समझ में पूरा हो चुका। तो उसमें ज़्यादा रैली छोटे PSU बैंकों में आई है, वहाँ पर कुछ बबल लग रहा है आपको कि वहाँ पर थोड़ा शायद बबल फॉर्म हो रहा है? देखिए, मैंने हमेशा जैसे जब मैंने प्रूडेंट इन्वेस्टिंग की बात की थी तो उसका पहला मुद्दा है कि आप सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे। तो PSUs हों चाहे प्राइवेट हों, मैंने हमेशा सस्टेनेबल बिजनेसेस पे ही फोकस किया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पब्लिक बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, कोई भी हैं, उसमें हमको जो अच्छे बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, जो वेल मैनेज्ड हैं, जिसका कंज्यूमर फ्रेंचाइज अच्छा है, हमको उन्हीं में निवेश करना चाहिए। बाकी बैंक्स में मेरे हिसाब से रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक मुझे याद है कोविड के बाद आपने कॉर्पोरेट बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, और उस समय काफ़ी डर था, और बैंक निफ्टी 18,000 आ गया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि बैंकों की बैलेंस शीट पता नहीं कैसी हो जाएगी, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस रखा उस इन्वेस्टमेंट पे, और आज हमने देखा बैंक निफ्टी ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 45,000 के करीब वो इंडेक्स अब जाने को तैयार है, वो 18,000 वाला। इस सेक्टर में आपको लग रहा है कि अभी भी मार्केट लीडरशिप का पोटेंशियल है? ओवरऑल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, PSU तो प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से बैंक्स का आउटलुक काफ़ी अच्छा है अभी भी। देखिए, बड़ी वैल्यू तो अनलॉक हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा कुछ कुछ बैंक्स जो हैं वो 4 गुना 5 गुना स्टॉक्स हो गए हैं। तो जब कोई बड़ी बैंक 4-5 गुना बढ़ जाती है तो ये कहना तो सही नहीं है कि वहाँ पे बहुत डीप वैल्यू है। लेकिन इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है बैंक्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा।
और उसमें हम एक सामान्य रिटर्न की अपेक्षा अभी भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपको मार्केट कैसा लग रहा है प्रशांत भाई? हम जब नया साल स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो गया साल था उसमें इंडेक्स में भले ही 5% रिटर्न थे, लेकिन एक्स ऑफ आईटी और फार्मा ओवरऑल बाकी सब सेक्टर्स ने रीजनेबल आउट परफॉर्मेंस किया था। 2023 में जब हम जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको मार्केट पर? ओवर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड, पॉकेट्स में ओवर अंडर वैल्यू, क्या देख रहे हैं मार्केट में? ये मार्केट जहाँ तक देखा जाए मेरी समझ में फेयरली वैल्यूड है, और आप इसको किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं। चाहे भारत के सेंसेक्स का पिछले 20 वर्षों का रिटर्न देखें, जो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो उसके काफ़ी नज़दीक है, चाहे पी की टर्म्स में देखें, तो ये एक फेयरली वैल्यूड मार्केट है एग्रीगेट टर्म्स में। और इसमें कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। मेरी समझ में वो स्पेस कंज्यूमर स्पेस है। अच्छा। और अब बड़ा अंडर वैल्यूएशन मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में कहीं नहीं है। और हल्का फुल्का अगर कहीं है तो हम शायद वो एक पावर सेक्टर में या एक ये कॉर्पोरेट बैंक्स में कह सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम ही है। कंज्यूमर में दोनों डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी? मेरी समझ में दोनों महंगे हैं। ओके। तो अब जैसे ये जो इतनी बड़ी रैली हुई है कुछ सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में, खास तौर से एक दो टू व्हीलर स्टॉक्स में, आपको लग रहा है कि वो थोड़ा अब ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर? देखिए, इतना तो नहीं कह सकते, मतलब एक 10, 15, 20, 25% का जो मूव है वो एक सेक्टर या किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मूव नहीं है। इंडिविजुअल कंपनीज़ की जब हम बात करते हैं, और ये कंपनीज़ बहुत समय से काफ़ी आप देखेंगे कि एक रेंज में ही चल रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा ऑटो में कोई बड़ा अंडर वैल्यूएशन भी नहीं है। हालांकि ऑटो सेक्टर ग्रो करेगा काफ़ी समय के साथ, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रिफिकेशन का रिस्क लगातार है, और इसकी मतलब अपने अपने मत हैं लोगों को इसमें कि किस स्पीड से इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा, लेकिन अगर ये आया तो इसका एक काफ़ी इम्पैक्ट जो पुराने कंपनीज हैं उन पे पड़ सकता है। एक थीम जो इस समय ज़बरदस्त वापसी कर रही है वो है मेटल्स, खासतौर से वो जो चाइना की ओपनिंग अप है उसके बाद से। आपका कोई व्यू है इसमें? अगर आप इस समय मैनेज कर रहे होते पैसा तो क्या आप डालते हैं उसमें, मेटल्स में? देखिए, मेटल्स में मैंने एक बहुत ही अलग पॉलिसी रखी है अभी तक, कि जब इस सेक्टर में विशेष पेन होता है मैं तभी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो पिछले 3 दशकों में लगभग 3 या 4 बार ऐसा हुआ, क्योंकि इसको फोरकास्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इसमें एक्सट्रीम पेन में ही निवेश करता हूँ, और जब अच्छा समय आता है तो उसमें वैल्यूएशन आपको एक अच्छा मिल जाता है। ये बात सही है कि चाइना लॉकडाउन से निकलेगा तो उस वजह से ये मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चाइना में जो मेटल्स की सबसे बड़ी कंजम्पशन है वो है कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में, और वहाँ पे एक मेरे ख्याल से स्लो डाउन की स्थिति बनी हुई है। तो ये समय ही बता पाएगा कि ये लॉकडाउन से मेटल्स की डिमांड पे चाइना में विशेषकर कितना फ़र्क पड़ता है। प्रशांत जी के बारे में एक और जो अच्छी चीज़ है कि एग्ज़िट के मामले में ये काफ़ी फर्म होते हैं, और ख़ास तौर से जब इनको लगता है कि किसी सेक्टर में एक प्रॉब्लम है या ओवर ओनरशिप है, वो एग्ज़िट कर लेते हैं। मैं आपको 1-2 मिसाल देता हूँ। 1999 में इन्होंने सारे के सारे आईटी स्टॉक्स बेचकर एफएमसीजी, डिफेंसिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का पोर्टफोलियो बनाया, और उसके बाद वो एक .com रिलेटेड वो जो क्रैश आई थी जिसमें सबके पोर्टफोलियोज पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन इनका पोर्टफोलियो बचा रहा उस गिरावट में क्योंकि वो डिफेंसिव मूव हो गए थे। और 2003 से 8 में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी रैली में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद वहाँ से एग्जिट किया इन्होंने, और उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों का भाव देखा ही था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए खासतौर से कह रहा हूँ क्योंकि दोनों सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों इस समय। अब पहले आईटी की बात करते हैं क्योंकि बड़ा सेक्टर है मार्केट के लिए। 25% इंडेक्स गिरा पिछले साल, 3 साल की बड़ी रैली के बाद। वैल्यूएशन जो बहुत क्रेजी हो गए थे वो अब थोड़े लेवल तक कम हो गए हैं। अब निवेश के मौके हैं यहाँ पर, या अभी भी थोड़ा सा फ्रॉथ बाकी है? देखिए, आईटी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, और भारत की में जो बहुत काफ़ी हद तक जो प्रगति हुई है इकोनॉमी की, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट हमको आईटी सेक्टर को देना चाहिए। यहाँ पे इंडिया की कंपनीज़ वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ हैं, बहुत कंपेरेटिव है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सेक्टर भी है, और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। कोविड से पहले ये लगभग 7-8% के आसपास डॉलर टर्म्स में ग्रो करता था। मुझे ऐसा लगता है कि
जब ये कोविड के बाद का जो ओपनिंग अप का जो पूरा या डिजिटाइजेशन का जो एक इम्पैक्ट था ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ग्रोथ वहीं जाके रुकेगी। तो उसको देखते हुए सेक्टर थोड़ा सा मेरे को अभी भी महंगा लगता है, लेकिन ये सेक्टर फिर भी इतना अच्छा है, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशो इतना अच्छा है कि इसमें हम निवेश करेंगे तो एक लंबे समय में मुझे लगता है फिर भी सामान्य रिटर्न एक आना चाहिए। ओके, लेकिन अभी आप थोड़ा वेट करेंगे? मतलब इसमें री रेटिंग का मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है, हल्का डी रेटिंग ही हो सकता है। ओके, हल्का डी रेटिंग हो सकता है। आपने डिजिटल की बात की, पिछले साल, अब तो खैर 2 साल पहले हो गया वो, काफ़ी एक्सूबरेंस थी इन सब स्टॉक्स में, और 2022 में हमने देखा कैसे 70 से 80% गिरे और बहुत बुरा हाल हुआ कुछ कंपनियों का, कुछ स्टॉक्स का। आज मेरी सुबह बात हो रही थी रामदेव जी से, वो कह रहे थे कि यहाँ पर अब कुछ स्टॉक्स में शायद एक अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे। नहीं, किन स्टॉक्स की बात कर रहा है? ये सब डिजिटल स्टॉक्स या न्यू एज इकोनॉमी, न्यू एज, हाँ, ओके। मतलब जैसे जोमेटो हो गया, इस टाइप के स्टॉक्स हैं। आपका पर्सनल व्यू क्या है इन स्टॉक्स में अब? देखिए, ये स्टॉक्स एक ऐसी स्टेज में है जिनको फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल्स अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे ही लगता है कि अधिकांश जगह में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सेसिव है। तो ये भाव ऊपर से बहुत गिरे हैं, लेकिन वो जो शुरुआत को लेके हमको यहाँ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह एक गलत शुरुआत थी, पैरामीटर था, गलत शुरुआत थी। तो आज अगर हम इन कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन देखें आज का, तो मुझे भी इसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नहीं लगता। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कहाँ पर फिर इस समय? मतलब जो मेरी आपसे बात हो रही है, एक ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी जगह पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो कहीं पॉकेट्स हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इस समय? देखिए, अगर हम इक्विटीज़ एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता जाता है। तो इक्विटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ समय के साथ रिस्क कम होता है। तो अगर हम 3 साल 5 साल का व्यू लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आज भी फेवरेबल है। लेकिन जब हम नियर टर्म की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं मार्केट फेयरली वैल्यूड है, यानी शायद प्लस माइनस 10-15% ये। और आप देखिए पिछले 15-18 महीने से क्या हो रहा है, बाजार वही रेंज में 17,000 निफ्टी के आसपास, प्लस 1000 माइनस 1000 प्लस 1000 माइनस 1000 पे चल रहा है। लेकिन अगर हम सोचें 6 महीने बाद क्या होगा, तो 6 महीने बाद बाजार का जो ध्यान है, जो बेसिस है वैल्यूएशन का, वो फिस्कल 25 पे चला जाएगा। तो तब आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल होने लग जा रहा है। लेकिन पॉसिबल है कि इस साल इक्विटीज फिक्स इनकम को ना बीट कर पाएं, स्पेशली जितना इंटरेस्ट रेट का एक राइजिंग एनवायरनमेंट रहा है उसमें एग्रीगेट लेवल में। देखिए, वो इक्विटीज़ में वो संभावना हमेशा है, लेकिन ये बाजार करीब 1.5 साल से फ्लैट है। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर 3-6 महीने ऐसे ही और निकल गए तो इसमें घटने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि हम फिर फिस्कल 25 के बेसिस पे हमारे मार्केट्स में वैल्यू ठीक ठीक हो जाती है। तो दूसरा सेक्टर जिसकी मैं बात करना चाह रहा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कम बैक कर रहा है। वो सेक्टर हमने काफ़ी गेंस देखे हैं इस स्पेस में। हालांकि अब तो नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम हो गए जो पहले थे उससे, और अब ये इलेक्शन ईयर भी है, अगले 1-1.5 साल में काफ़ी इलेक्शन होने हैं। यहाँ पर इस समय क्या व्यू है आपका? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड थीम का जैसा है। इससे बैंक्स को भी लाभ होता है, केपेक्स कंपनीज़ को भी लाभ होता है, एसेट ओनर्स को भी लाभ होता है। तो पिछला 10-15 साल देखेंगे तो इस सेक्टर में बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा और कारण बहुत अलग अलग थे। लेकिन आज मेरे ख्याल से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्लीन है और जो कंपनीज बच गए हैं उनका मतलब अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्पेंड इज़ मोर। तो आई थिंक ये ठीक ठीक है सेक्टर, मतलब इसमें, बट वी हैव टू बी अगेन वेरी कॉशियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंपनीज। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रशांत जी से बात करेंगे बाकी सेक्टर्स पर और पूछेंगे उनसे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इस साल। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक प्रशांत जैन से और जानना चाह रहे हैं कि 2023 में उनका क्या आउटलुक है। प्रशांत जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ये इस समय जो पूरा का पूरा एक फेड का इंटरेस्ट रेट साइकिल है जिसकी हम रोज़ सुबह बात करते हैं कि कहाँ जाके टर्मिनल रेट ठहरेगा, कहाँ जाकर फेड रुकेगा, आप इसको कैसे देखते हैं इस समय? क्योंकि इससे काफ़ी फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैरी ट्रेड्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपका क्या व्यू है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है।
और आज जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि कोविड के बाद जो एक फेड ने मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन किया और जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत काटे थे, आज उसका नॉर्मलाइजेशन का रिवर्सल का दौर चल रहा है। और फेड की बैलेंस शीट जो कोविड के बाद लगभग डबल हो गई थी या डबल से भी ज़्यादा हो गई थी, अब उसको वो धीरे धीरे कम करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व के बाज़ार पे, ये कहना बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लोग मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है। हम लोग ने कभी इस प्रकार का एक टेपरिंग जैसा माहौल देखा नहीं है, बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। हाँ। तो इसलिए और यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और देखिए, इंडिया में भी बैंक डिपॉजिट रेट्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका लोकल फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। तो रिस्क यही है बाज़ार में कि अगर कहीं फॉरेनर का दोबारा सेलिंग आया, पिछले बार तो लिक्विडिटी बहुत थी, लोकल्स का ओनरशिप कम था, बैंक डिपॉजिट रेट्स कम थे और लेवल भी कम था बाज़ार का, तो लोकल्स ने काफ़ी बाइंग की, जिसकी वजह से बाज़ार एक स्टेबल रह गया, जो कि अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट था। बिल्कुल। लेकिन अब की बार अगर सेलिंग आया तो ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि उतना मैचिंग फ्लो लोकल से आएगा या नहीं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट रेट्स जब 8, 8.5, 9% अगर मिलने लग जाता है तो उससे थोड़ा फ्लो को इक्विटी से डेट की तरह जाना स्वाभाविक है। ये एक्चुअली आपने मुझे दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन दे दी, क्योंकि हम तो सभी एज्यूम कर रहे थे कि जैसे इस बार एफआईएस ने 2.7 लाख करोड़ बेचा, डीआईएस ने एग्जैक्टली 2.7 लाख करोड़ बाय किया। आप कह रहे हैं कि अगर अगले बार भी एफआईएस ने इतना ही बेचा तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार डीआईएस और जो डोमेस्टिक मनी है वो उसको मैच कर पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, तो शायद रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवर में नहीं है एक डोमेस्टिक इक्विटी वालों के लिए। देखिए, जो आप बाज़ार में अगर बाज़ार के मोटे दो ही हिस्से हैं, एक डीआईएस और एक एफआईएस, तो अगर आप बाज़ार को दो हिस्सों में बांट देंगे, देखिए रिटेल का जो प्ले है वो बहुत कम है डे टू डे, तो अगर एक आपने बाज़ार के दो हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा बेचेगा तो दूसरे को खरीदना ही पड़ेगा, तो वो फिगर लगभग काफ़ी हद तक मैच करेगा। अच्छा। लेकिन इशू उसका नहीं है, मैच तो वो करना ही है उसको, क्योंकि आपने बाज़ार के दो हिस्से कर दिए। ठीक है। लेकिन इशू ये है कि वो जो बाइंग हो रही है तो लेवल घट के होती है, बढ़ के होती है, तो किसका दबाव, किसका प्रेशर ज़्यादा है, किसका फोर्स ज़्यादा है। तो अगर अगर लोकल फ्लोज वीक हैं तो उसमें जब बेचेंगे तो उसका प्रेशर आना काफ़ी स्वाभाविक है। चलिए ठीक है, तो ये कॉशन का नोट, यही मेन कारण है कि आप थोड़े से, जैसे मैं कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, थोड़े से बेरिश लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बेरिश नहीं हूँ। देखिए, मैं बेरिश नहीं हूँ। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न हमको उतना ही उम्मीद रखनी चाहिए जितने की हमारी इकोनॉमी में या बिजनेसेस में ग्रोथ है। इसमें री रेटिंग का स्कोप नहीं है, तो इसमें एक जो सामान्य रिटर्न है, कंपाउंडिंग रिटर्न है, वो इसकी हमें 3-5 साल में पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इक्विटी में जो बड़ा पैसा बनता है वो समय के साथ ही बनता है। बिल्कुल। तो ये हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। लेकिन इसमें कोई कैचअप का फेज़ नहीं बचा है कि हम कहें कि हमारा पी मल्टीपल और बढ़ जाएगा। तो इसमें एक सामान्य कंपाउंडिंग रिटर्न की पूरी जगह है, ये बाज़ार ओवर वैल्यूड नहीं है। तो मैं बेरिश बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक बैलेंस हमको व्यू रख के चलना पड़ेगा। और जहाँ तक यूएस इंटरेस्ट रेट्स की बात है, वो एक डेफिनेटली हमको ऑब्जर्व करना चाहिए और उसका भी जवाब हमको अगले 3-6 महीने में मिल जाए। ठीक है, एक तो बात होगी यूएस इंटरेस्ट रेट्स की, एक और जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि क्या यूएस में रिसेशन आएगा, और अगर वो आया तो क्या वर्ल्ड इकॉनमी पर, वर्ल्ड मार्केट्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके एक्सपीरियंस में अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं? देखिए, अगर यूएस में या वेस्ट में रिसेशन आता है तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मीनिंगफुल नहीं पड़ना चाहिए। और उसका दो कारण है कि इंडिया को बाहर से क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑयल और हमको चाहिए कैपिटल। और अगर रिसेशनरी कंडीशन है बाहर तो दोनों सस्ते हो जाते हैं, तो हमारे लिए लाभ है। जहाँ तक भारत की एक्सपोर्ट्स का बात है तो हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में मार्केट शेयर केवल 1.5-2% के आसपास है। तो हमारी जो भी ग्रोथ आनी है एक्सपोर्ट्स की,
80% ग्रोथ उसमें मार्केट शेयर गेन से आनी है। अगर हम मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाए तो मतलब हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ 2-3% ही रह जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ तो उतना ही है। तो मेरे ख्याल से बाहर स्लोडाउन का हमारे एक्सपोर्ट्स पे कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट भी एक मीडियम टर्म में नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से रिसेशन का इंडिया के इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वहाँ के मार्केट्स उनके रिसेशन के चलते काफ़ी घटते हैं तो एक सेंटिमेंटल तौर पे इंडिया में कुछ समय के लिए बाज़ार में करेक्शन आ सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, आपने इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या बनाया है? मैंने ऐसा कोई रेजोल्यूशन बनाया नहीं है। अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनाना चाहेंगे? बनाना चाहेंगे, ये मतलब अच्छा काम करते हैं ना, और तो क्या है, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप प्रशांत जी, और शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वंस अगेन आपको और आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। नो, थैंक यू सो मच, और मैं भी आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।